गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे मौर्य प्रशासन और उसमें हमने पिछले वीडियो में मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन और मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन की बात की थी। आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। आज की हम बात करें तो सबसे पहले जो गांवों के अंदर झगड़ा होता है तो सबसे पहले गांव की एक छोटी सी पंचायत है, वो उस विवाद को सुलझाने की कोशिश करती है। उसके बाद हम अपने जिले की अदालत में जाते हैं। फिर उसके ऊपर जो अदालत होती है वो राज्य की हाई कोर्ट होती है, यानी अपना जोधपुर का हाई कोर्ट। और उसके ऊपर कोई होता है तो वो है फिर भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी नई दिल्ली का न्यायालय। और उसके ऊपर अगर कोई है, उसके निर्णय के खिलाफ कोई, उसके विरुद्ध कोई निर्णय दे सकता है तो वो है भारत का राष्ट्रपति। तो यहाँ मौर्य काल में क्या था, राष्ट्रपति की जगह मौर्य सम्राट हो जाएगा, दिल्ली की जगह पाटलिपुत्र का न्यायालय हो जाएगा। क्योंकि आज जिस प्रकार हमारी राजधानी दिल्ली है, ठीक उसी तरह उस समय जो शासन चलता था वो पाटलिपुत्र से चलता था। इसलिए सबसे बड़ा न्यायालय की सबसे बड़ी इकाई पाटलिपुत्र का न्यायालय था। और न्याय की सबसे छोटी इकाई, जिस प्रकार आज गांव की एक सभा होती है, पंचायत होती है, ठीक उसी तरह उस समय भी न्याय की सबसे छोटी इकाई गांव ही होती थी। और गांव में जो न्याय करता था, जैसे आज सरपंच होता है, ठीक उसी तरह उस समय गांव में ग्रामीण होता था, वो न्याय करता था। तो प्रश्न क्या पूछेगा, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हम उसमें क्या लिखने वाले हैं। उसमें हम लिखेंगे कि मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में के अंदर पाटलिपुत्र का न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय होता था। सबसे ऊंचा न्यायालय, बड़ा न्यायालय कौन सा है, के अंदर पाटलिपुत्र का न्यायालय। पाटलिपुत्र उस समय राजधानी थी। तो सबसे ऊंचा न्यायालय किसका हो गया, के अंदर पाटलिपुत्र का। और सबसे छोटा न्यायालय, सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, गांव की। सबसे छोटी इकाई गांव की, सबसे बड़ी इकाई के अंदर पाटलिपुत्र का न्यायालय। सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था, तो मौर्य सम्राट अंतिम न्यायाधीश होता था। केंद्र पाटलिपुत्र का न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय होता था, सबसे बड़ी इकाई पाटलिपुत्र का न्यायालय था। और न्याय की सबसे छोटी इकाई गांव का न्यायालय होता था। और गांव के अंदर जो न्याय करता था वो कौन करता था, ग्रामीण। तो गांव में ग्रामीण न्याय करता था। अब देखिए न्यायालय के दो प्रकार थे। न्यायालय के दो प्रकार थे। एक तो था धर्मस्थीय, एक न्यायालय था धर्मस्थीय, और दूसरा न्यायालय था कंटक शोधन। दो न्यायालय होते थे। आज भी हमारे देश में भी दो प्रकार के न्यायालय होते हैं। एक तो होता है दीवानी अदालत और एक होता है फौजदारी अदालत। आज की हम बात करें तो दीवानी अदालत जो है, इसमें जमीन का विवाद और इस प्रकार के मामले आते हैं। जैसे दीवानी अदालत है, उसमें कोई जमीन का विवाद है, जमीनी झगड़ा है, पार्टनरशिप है, व्यापार वाणिज्य का है, तो वो दीवानी अदालत में आते हैं। जबकि चोरी, डकैती, मर्डर, इस प्रकार के न्यायालय जो है वो फौजदारी न्यायालय के अंदर आते हैं। तो उस समय ये धर्मस्थीय न्यायालय था, ये एक प्रकार की दीवानी अदालत थी। कंटक शोधन न्यायालय था, ये एक प्रकार की फौजदारी अदालत थी। तो दीवानी अदालत में देखिए कौन कौन से मामले आते थे उस समय। दीवानी अदालत में उस समय मारपीट, चोरी, डकैती, इस प्रकार के मामले आते थे दीवानी अदालत में। इसमें व्यक्ति बनाम व्यक्ति के मामले आते थे, व्यक्ति बनाम व्यक्ति, यानी दो व्यक्तियों की आपस की लड़ाई है, वो मामले, वो विवाद कौन सुलझाएगा, धर्मस्थीय न्यायालय सुलझाएगा। यदि व्यक्ति व्यक्ति की आपस में लड़ाई है, यदि व्यक्ति की लड़ाई राज्य के साथ है, सरकार के साथ है,
यदि व्यक्ति की लड़ाई सरकार या राज्य के साथ है तो वो मामला किसमें जाएगा? कंटक शोधन न्यायालय में जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लगान बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, सरकारी कर्मचारी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो वो मामला सरकार के विरुद्ध है, तो इस प्रकार की मामले की सुनवाई जो है वो किसमें होगी? कंटक शोधन में होगी। और दो व्यक्तियों की आपस में लड़ाई है, मारपीट झगड़े की, तो दो व्यक्तियों की आपस की लड़ाई वो किस में आएगी? धर्मस्थीय न्यायालय में। तो ये एक धर्मस्थीय हो गया, कंटक शोधन हो गया धर्मस्थीय। ये एक प्रकार की दीवानी अदालत थी, इसमें व्यक्ति बनाम व्यक्ति के मामले आते थे। कंटक शोधन ये एक प्रकार की फौजदारी अदालत थी, इसमें व्यक्ति बनाम राज्य के मामले आते थे। चोरी, डकैती, लूटपाट, इस प्रकार के जो मामले थे, चोरी, डकैती, मारपीट, लूटपाट, ये जो मामले हैं इनको सहस कहा जाता था। एक नंबर प्रश्न पूछ सकता है, सहस क्या था? तो मौर्य काल में चोरी, डकैती, मारपीट के मामलों को सहस कहा जाता था। चोरी कौन करेगा? जिसमें साहस होगा। डकैती, मारपीट कौन करेगा? जिसमें साहस होगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि चोरी, डकैती, लूटपाट आदि के मामले को साहस के नाम से जाना जाता था। जबकि कुवचन, मानहानि, इस प्रकार के जो मामले हैं इनको वाक् पारुष्य या फिर दंड पारुष्य कहा जाता था। कुवचन, मानहानि यानी हमने किसी को गलत बोल दिया, गाली गलौज कर दिया या जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव कर लिया, उसको जाति सूचक जो है शब्द कह दिए, तो वो कुवचन वगैरह में आ जाते हैं। तो कुवचन, मानहानि है, इस प्रकार के मामले को उस समय वाक् पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। तो ये हो गई धर्मस्थीय अदालत या धर्मस्थीय न्यायालय, और ये हो गया फौजदारी न्यायालय। तो धर्मस्तरीय और फौजदारी न्यायालय हो चुका है। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं हम कि जो नगर का न्यायाधीश होता था, यानी नगर का जो न्यायाधीश था, वो नगर का न्यायाधीश क्या कहलाता था? व्यवहारिक महामात्र। व्यवहारिक महामात्र। तो नगर का न्यायाधीश है वो व्यवहारिक महामात्र कहलाता था। ये हो गई मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। एक बार फिर पढ़ लेते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में कि मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था है उसमें सम्राट अंतिम न्यायाधीश होता था, उसका फैसला अंतिम होता था। न्याय की सबसे बड़ी इकाई केंद्र पाटलिपुत्र का न्यायालय था। अगली लाइन लिखेंगे, न्याय की सबसे छोटी इकाई गांव का न्यायालय होता था। गांव में ग्रामीण न्याय करता था। फिर नीचे लिखेंगे कि मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय होते थे जो कि निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1, धर्मस्थीय न्यायालय। इसमें क्या लिखेंगे? यह एक प्रकार की वर्तमान की तरह दीवानी अदालत होती थी। इसमें व्यक्ति बनाम व्यक्ति के मामले आते थे। चोरी, डकैती, लूटपाट, मारपीट आदि के मामलों को सहस कहा जाता था। कुवचन, मानहानि के मामलों को वाक् पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। ये धर्मस्थीय अदालत हो गई। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है कंटक शोधन। इसमें क्या लिखेंगे? ये एक वर्तमान की तरह फौजदारी न्यायालय की तरह होती थी। इसमें व्यक्ति बनाम राज्य या सरकार भी लिख सकते हो, व्यक्ति बनाम सरकार के मामले आते थे। और नगर का जो न्यायाधीश होता था वो व्यवहारिक महामात्र कहलाता था। तो इस प्रकार से ये हो गई मौर्य काल की न्याय व्यवस्था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।